देश में एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हो गया है। इसे किसान आंदोलन 2.0 या कुछ लोग इसे 2.0 भी कह सकते हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा के साथ कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह इस बार भी अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं किसान आंदोलन 2.0 के कारण क्या है। 2021 में हुए किसान आंदोलन में किसानों की मुख्य मांग कृषि कानूनों को वापस लेने की थी। उनकी अतिरिक्त मांगों में एमएसपी समेत कई और भी मुद्दे थे। इस बार किसान एक नहीं बल्कि 12-13 मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। वे कुछ इस प्रकार है। सरकार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए और एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करें। सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2023 को फिर से लागू करे और कलेक्टर दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। सरकार किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए योजना लेकर के आए। नकली बीज, कीटनाशक और खाद बनाने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और बीज की क्वालिटी में सुधार हो। लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के नरसंहार के अपराधियों को सजा दी जाए। विश्व व्यापार संगठन, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसमें से भारत हट जाए। किसानों और 60 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। मिर्ची और हल्दी समेत अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। बीते किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवार को एक नौकरी और मुआवजा दिया जाए। कंपनियों को आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करने से रोका जाए। जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा को खेती से जोड़कर हर साल 200 दिन का रोजगार दिया जाए और 700 रुपए की प्रतिदिन की मजदूरी दी जाए। सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2020 को तुरंत प्रभाव से रद्द करे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। इन सभी मांगों में किसान की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना है और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आप पुराने लेक्चर में इसे देख सकते हैं। वर्तमान में सरकार एमएसपी पर फसल को खरीदती है, लेकिन बाध्य नहीं है, क्योंकि एमएसपी एक नीति है, कानून नहीं है। एमएसपी का कानून बन जाने से सरकार किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगी। अभी तक वो इस दबाव से मुक्त है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि एमएसपी सिर्फ एक नीति है, कानून नहीं है। अगर कानून आने के बाद भी किसानों को उनकी फसलों की कीमत नहीं मिलती है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में एमएसपी उनका हक हो जाएगा और सरकार को उसे मानना ही पड़ेगा। और सरकार के साथ साथ व्यापारी भी एमएसपी पर फसल की खरीद के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर वो किसानों की फसल खरीदते हैं तो कम से कम उन्हें एमएसपी तो देनी ही होगी। यहां तक तो सारी बातें ठीक लग रही हैं और किसान संगठनों की मांग भी वाजिब लग रही है। देखिए, ये मांग जितनी आसान दिख रही है उतनी ही ज्यादा पेचीदा भी है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझें, मान लीजिए एक गांव में 2 किसान हैं, दोनों ने एक ही फसल का उत्पादन किया है। एक किसान की फसल अच्छी गुणवत्ता की है, वहीं दूसरे किसान की फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? बड़ी साधारण सी बात है, जिसकी फसल की अच्छी गुणवत्ता होगी उसको एमएसपी का फायदा मिलेगा और खराब गुणवत्ता वाली फसल को एमएसपी से कम कीमत पर खरीदा जाएगा। यानी कि जब फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसे में अगर सरकार ने एमएसपी गारंटी दे दी तो उस फसल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है ये तय कैसे किया जाएगा? और अगर फसल तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो उसका होगा क्या? क्योंकि एमएसपी कानून आने के बाद अच्छी गुणवत्ता वाली फसल हो या खराब गुणवत्ता वाली फसल, सभी को एमएसपी पर ही खरीदना होगा,
चलो ये तो सरकार की बात हुई। मान लीजिए कि सरकार अच्छी हो या बुरी हो, सभी क्वालिटी की फसल को एमएसपी पर खरीद लेती है, लेकिन व्यापारी ऐसा नहीं करेंगे और क्वालिटी के साथ साथ व्यापारी बाजार के भाव को भी देखते हैं। कुछ कृषि विशेषज्ञों के अनुसार एमएसपी कानून आने के बाद व्यापारी एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए बाध्य हो जाएंगे, लेकिन तब क्या होगा जब मांग से ज्यादा कोई फसल बाजार में आ जाएगी, क्योंकि मांग से ज़्यादा अगर फसल बाजार में उपलब्ध है तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक फसल पर एमएसपी 1000 रुपये प्रति क्विंटल तय हो गई है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसे में सरकार या व्यापारी को कम से कम उसको 1000 रुपये पर ही खरीदना पड़ेगा, और अगर उस फसल की उपलब्धता बाजार में उसकी मांग से ज़्यादा है तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। मान लीजिए उसकी कीमत 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, तो ऐसी स्थिति में सरकार तो एमएसपी पर मतलब 1000 रुपये पर ही फसल को खरीद लेगी, लेकिन व्यापारी उस 800 रुपये प्रति क्विंटल वाली फसल को 1000 रुपये प्रति क्विंटल में क्यों खरीदेगा? व्यापारियों को यदि अपना फायदा नहीं दिखेगा तो वो फसल नहीं खरीदेंगे। ऐसे में सारी फसल सरकार को ही खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए, साथ ही उस खरीदी गई फसल को स्टोर करने के लिए अच्छे इंतजाम की जरूरत है। इसको एक डेटा से समझिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 के स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 मिलियन मैट्रिक टन है और भारत में कुल भंडारण क्षमता 145 मिलियन मैट्रिक टन है, यानी 166 मिलियन मैट्रिक टन भंडारण क्षमता की कमी है। तो सरकार इन फसलों को रखेगी कहाँ, बेचेगी कहाँ, सरकार उसका करेगी क्या? हमने सरकारी खरीदी वाला गेहूं कई बार मंडियों में सड़ते हुए देखा है। अब यह भंडारण क्षमता मुख्य रूप से गेहूं और चावल के लिए है। किसान तो अपनी हर फसल के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं, चाहे वो टमाटर हो, आलू हो या कोई और फसल हो। तो किसानों के नजरिए से देखें तो उनकी मांग जायज भी है। अन्नदाता तो भाई यही चाहेगा कि उसकी उपज की उचित खरीद की उसे गारंटी मिले, लेकिन सरकार की नजर में ये बहुत पेचीदा मामला है। कुछ कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सरकार एमएसपी कानून लाती है तो हर वर्ष सरकार को 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च फसल को एमएसपी खरीद पर देना पड़ेगा। अब यह 10 लाख करोड़ का आंकड़ा आया कहां से? कैसे कह दिया कि भाई 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा? इसको ऐसे समझिए, वित्त वर्ष 2020 का एग्जाम्पल लेते हैं। वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन, एमएसपी फसलों का उत्पादन सब कुछ शामिल है। दूसरी बात, कुल कृषि उपज कितनी? 40 लाख करोड़ रुपए की। तो उस 40 लाख करोड़ रुपए में से बाजार मूल्य वाली जो फसल है वो 10 लाख करोड़ रुपए थी। इसमें एमएसपी वाली फसलें भी शामिल हैं। अब आगे सुनिए, वित्तीय वर्ष 2020 के लिए कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़, यानी कि कुल कृषि उपज जो कि 40 लाख करोड़ रुपए थी उसका केवल 6.25% थी, और एमएसपी के तहत उपज जो कि 10 लाख करोड़ रुपए मैंने बताई उसका लगभग 25% थी। बाकी की कृषि उपज कहां गई या किसने खरीदी? देखिए, कुल 40 लाख करोड़ रुपए की उपज में से किसान अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी उपज को रखता है और एक मोटी उपज निजी व्यापारियों द्वारा खरीद ली जाती है। निजी व्यापारी एमएसपी पर फसल को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, वे बाजार भाव के हिसाब से ही फसल को खरीदते हैं। अब अगर एमएसपी गारंटी कानून आ गया तो निजी व्यापारियों को भी एमएसपी पर ही फसल खरीदनी पड़ेगी, और अगर निजी व्यापारी फसल खरीद नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार को ही पूरी उपज एमएसपी पर खरीदनी होगी, और तो इसके लिए सरकार को अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ेगा, यानी कि सालाना हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा। वहीं कुछ कृषि विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि किसान जो मांग कर रहे हैं उसे पूरा करने पर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का ही अतिरिक्त खर्च आएगा। मांग तो यह है कि एमएसपी से नीचे सरकार ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी खरीदी ना करें। यह मांग तो नहीं कर रहे कि सारा अनाज सरकार ही खरीद ले। जब सारा अनाज सरकार को खरीदना ही नहीं है तो 10 लाख करोड़ का फिगर आया कहां से? अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा एनालिसिस है, इस पर आप भी चर्चा कर सकते हैं, चर्चा का विषय तो है। इसमें कुछ कृषि विशेषज्ञों का एक विश्लेषण ये भी है कि अगर सरकार सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है, मतलब क्या हुआ? खरीदती है, क्या इससे पहले नहीं खरीदती थी? देखिए, एमएसपी केवल तय की जाती थी कि भाई इन 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना रहेगा। हालांकि सरकार ज़्यादातर गेहूं और चावल को ही एमएसपी पर खरीदती है
और भी कई सारी फसलें हैं जिनको कुछ राज्यों में एमएसपी पर खरीदा जाता था, लेकिन सभी 23 फसलों को सभी राज्यों में एमएसपी पर अभी तक खरीदी नहीं की जाती थी। लेकिन एमएसपी कानून के बाद सरकार को ये सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार का अनुमानित खर्च 17 लाख करोड़ रुपए का होगा और इसमें अगर 200 दिन का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत जोड़ दिया जाए तो उसकी अनुमानित खर्च 6.5 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। इसमें किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर दिया जाए तो उसकी अनुमानित खर्च 1,20,000 करोड़ तक होगा और कर्ज माफी भी कर दी जाए तो उसका अनुमानित खर्चा 18,40,000 तक हो सकता है। अब इन सभी खर्चों को जोड़ दो तो सरकार का कुल खर्च 43,10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब सोचने वाली बात तो यह है कि देश का कुल बजट ही 47 लाख करोड़ का है। अब ये सब मांगे अगर सरकार मान लेती है तो सरकार के पास देश चलाने के लिए सिर्फ 3,90,000 करोड़ ही बचेगा। तो ऐसे में तो देश का दिवालिया निकल जाएगा। बाकी के जो दूसरे सेक्टर हैं उनका क्या होगा? और ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये खर्च तो तब है जब सिर्फ 23 फसल पर सरकार एमएसपी कानून लाती है, लेकिन किसान भाई तो सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं और देश में लगभग 100 प्रकार से ज्यादा फसल का उत्पादन होता है। अगर सरकार सभी फसल को एमएसपी पर खरीद लेती है तो सिर्फ फसल की खरीद पर ही अनुमानित खर्च 45 लाख करोड़ तक का होगा। इसमें पेंशन, कर्ज माफी, 200 दिन का मनरेगा मजदूर का खर्च भी जोड़ दो तो कुल खर्चा हो जाएगा 71,10,000 करोड़ और देश का कुल बजट कितना है? 47 लाख करोड़। तो ये मांगे किसानों के नजरिए से तो ठीक लगती हैं, लेकिन सरकार के नजरिए से बहुत मुश्किल लगती है। अब होता क्या है, इन मांगों को सरकार कैसे निपटती है, ये देखने वाली बात होगी।